हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और हमारी क्लासेस रेगुलर अटेंड कर रहे होंगे। फिजिक्स की क्लासेस कंटिन्यू चल रही थी और फिजिक्स में हम लोग लाइट वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। तो आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप लोग क्लास को डेली अटेंड करके अपने जो भी छोटे मोटे टॉपिक है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। आइए अपन चलते हैं आज आगे। आज हम लोग पढ़ेंगे आवर्धनता। आवर्धनता या मैग्निफिकेशन। जैसे मैंने आपको मिरर फॉर्मूला में बताया था कि जो मिरर फॉर्मूला होता है उसका भी आपके न्यूमेरिकल यानी सवाल आता है एग्जाम में। इसी तरह से आवर्धनता वाले टॉपिक में से भी हमारे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात कर ले अगर आवर्धनता की तो आवर्धन का मतलब कुछ भी नहीं होता, सिंपली एक कंपैरिजन होता है जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि ऑब्जेक्ट और इमेज में कितना डिफरेंस है। यानी देखो, आपने जब इमेज फॉर्मेशन देखा था, प्रतिबिंब बनाना, तो आपने ये देखा कि कभी तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, कभी बड़ा बनता है, कभी बराबर बनता है। यानी अलग अलग स्थितियों के लिए वस्तु का प्रतिबिंब अलग अलग बनता है, छोटा बन सकता है, बड़ा बन सकता है, इसके अलावा रियल बन सकता है, आभासी बन सकता है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हमें आवर्धनता से पता लग जाता है। यानी आप केवल आवर्धनता मैग्निफिकेशन निकाल लो और मैग्निफिकेशन निकाल कर आप इजीली ये पता लगा सकते हैं कि आपको जो इमेज बन रही है या जो वस्तु होगी वो इमेज के कंपैरिजन में छोटी है, बड़ी है या बराबर है। तो बात करें अगर आवर्धनता की, तो आवर्धनता केवल और केवल कंपैरिजन होता है जिसे इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के रेशो के रूप में डिनोट करते हैं। तो बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन लिखेंगे किसी गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण की आवर्धनता या का आवर्धन भी लिख सकते हैं आप इसको, का आवर्धन यह दर्शाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना आवर्धित है, इसे m से व्यक्त करते हैं। और आवर्धनता या आवर्धन भी बोल सकते हो आप, यहाँ पे एक ही बात है। आवर्धन प्रतिबिंब की साइज या ऊंचाई के दो, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब यानी वस्तु, बिंब यानी क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। यानी देखो, जो मैग्निफिकेशन होता है उससे हमें ये पता चलता है कि वस्तु के कंपैरिजन में जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, वो छोटा है, बड़ा है या बराबर है। यानी हम आवर्धन को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि इमेज जो बन रही है मिरर में वो वस्तु से बड़ी बन रही है या छोटी बन रही है। और इसको स्मॉल m, क्योंकि देखो इसको मैग्निफिकेशन कहते हैं, इसीलिए इसे m से डिनोट करते हैं। साथ में इसे हम प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई यानी वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यानी देखो, आवर्धनता m इक्वल टू h डैश अपॉन h। m इक्वल टू क्या होता है, h डैश अपॉन h। जहां पर m तो आवर्धनता है ही सही,
एच डैश क्या है? प्रतिबिंब का साइज या ऊंचाई। प्रतिबिंब का साइज या ऊंचाई, या लिख दे साइज या ऊंचाई। और अगर बात करें एच की, तो एच क्या है? बिंब यानी वस्तु, जहां एच डैश प्रतिबिंब का साइज या ऊंचाई है और एच क्या है? वस्तु का साइज या ऊंचाई। ठीक है, आया आपको बात समझ में? यानी एक सेकेंड, यानी देखो m इक्वल टू क्या होता है? एच डैश अपॉन एच। m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। तो देखो यहाँ पर अगर आपको आवर्धनता निकालनी है तो हमें एक तो प्रतिबिंब का साइज पता होना चाहिए कि वो कितनी लंबाई का है, इसकी साइज क्या है, और एक हमें वस्तु का साइज पता होना चाहिए। लेकिन सपोज करें कि अगर हमें ये नहीं दे रखा कि एच क्या है और वी क्या है, तो एच क्या है और एच डैश क्या है, तो उस कंडीशन में हमारे पास एच का और फॉर्मूला होता है। यानी देखो यदि वी प्रतिबिंब दूरी होती है, प्रतिबिंब दूरी यानी इमेज डिस्टेंस, तथा यू बिंब दूरी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, तो आवर्धनता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। यानी अगर आपको एच डैश और एच दे रखा है तो आवर्धनता का फॉर्मूला क्या होगा? एच एम इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। पर सपोज करिए कि आपको क्वेश्चन में एम निकालना है, यानी एम का मतलब होता है कि प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति निकालना है, या डायरेक्ट आवर्धन के दो, ये सब निकालना है तो हमें एम निकालना पड़ेगा। और एम निकालना है तो उसके लिए आपको एच और एच डैश होना जरूरी है। लेकिन सपोज दैट कि क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा, तो फिर हम कौन से वाले क्वेश्चन फॉर्मूले से करेंगे? माइनस वी अपॉन यू, जहां पर वी प्रतिबिंब दूरी है यानी इमेज डिस्टेंस मिरर से, और m क्या है? बिंब दूरी यानी u क्या है? बिंब दूरी यानी u। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि इनमें से जो भी दे रखा हो वो दोनों के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला निकालेंगे। अब देखो अगर अपन इसको डाल दे इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैं डाल दूं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2, तो देखो समीकरण 1 और 2 को अगर अपन दोनों साथ लिखे, दोनों को साथ लिखे, समीकरण 1 व 2 से, तो ये भी m और ये भी m, तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एच डैश एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। यानी देखो, क्योंकि देखो ये भी m का फॉर्मूला है, ये भी m का फॉर्मूला है, तो दोनों को आपने क्या करा? साथ में लिख दिया। तो अगर देखो m एच डैश अपॉन एच के बराबर है और m माइनस वी अपॉन यू के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। सिंपल सी बात है। देखो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज करें मैं आपसे ये कहूँ ये 3 मार्कर है, अगर मैं ये कहूँ ये इसके बराबर है यानी ब्लैक ब्लू के बराबर है, और मैं आपसे कहूँ कि ये जो ब्लैक है ये इस रेड के भी बराबर है, यानी ये ब्लैक ब्लू के भी बराबर है और रेड के भी बराबर है, तो ब्लू और रेड भी तो आपस में बराबर हुए। कॉमन सेंस वाली बात है, नॉर्मल चीजें, आप लोग मैथ्स में भी ये चीजें पढ़ते हैं। तो देखो m इक्वल टू अगर एच डैश अपॉन एच है और m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू भी है, मतलब दोनों m के ही फॉर्मूले हैं, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, यानी एच डैश अपॉन एच और माइनस वी अपॉन यू भी क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। तो आवर्धनता दो वस्तुओं के वस्तु की जो इमेज बनती है उसके बीच में हमें कंपैरिजन बताती है कि वस्तु के अकॉर्डिंग उसकी जो इमेज है वो कैसी बन रही है, रियल बन रही है, यानी उसका नेचर भी बताएगा, और साथ में हमें ये भी बताएगा कि उसका साइज क्या है, कैसी बन रही है, छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है, कितनी बड़ी बन रही है, और साथ में हमें नेचर का भी पता चलेगा, भाई वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो आप यहाँ तक का नोट करें। फिर हम अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि एम से ही पता चलता है, तो अब हम ये डिस्कस करेंगे इसके बाद कि एम से कैसे पता लगाएंगे कि आपको क्या निकालना है और किस तरह से निकालना है। तो आप इसे नोट कर लें पहले।
चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब इस टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे तो इन टॉपिक में से 3-4 तरह से चीजें आपसे पूछी जाएंगी। या एक मिनट, यानी या तो हमसे ये पूछा जाएगा कि वस्तु के प्रतिबिंब का साइज क्या है, एक अपन से ये पूछा जाएगा कि उसकी प्रकृति क्या है, और एक हमसे पूछा जाएगा साइज क्या है। तो किसके लिए हमें क्या निकालना है वो अपन समझे। तो देखो, ये आप लोग चाहो तो एक नोट डाल के भी लिख सकते हैं। देखो नोट नंबर 1, अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, यानी अगर आपसे प्रतिबिंब की दूरी पूछी जाए, प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब की स्थिति, तो आपको निकालना है v। आपको क्या निकालना है? v। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी या प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, तो आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा क्वेश्चन में? v। अगर आपसे पूछा जाए बिंब यानी वस्तु की स्थिति, बिंब की, ये सवालों के लिए बात हो रही है, डायग्राम में तो आपको कैसे बनाना है वो मैंने आपको समझा ही दिया था पहले। स्थिति, अगर आपसे बिंब यानी वस्तु की स्थिति पूछी जाए तो आपको निकालना है u। आपको पता ही है कि वस्तु की दूरी या उसकी स्थिति जो होती है वो सेम ही चीज होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ ये मिरर है, वस्तु यहाँ है तो ये इसकी स्थिति तो हुई, इसीलिए वस्तु की स्थिति के लिए हम क्या निकालेंगे? u निकालेंगे। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपसे पूछा जाए प्रतिबिंब की प्रकृति व साइज, ये पूछी जाए आपसे, सपोज करें, यानी आपसे एग्जाम में पूछा कि बनने वाली इमेज का नेचर क्या होगा और उसका साइज क्या होगा, तो पॉइंट टू बी नोटेड आपको निकालना है m। और आवर्धनता में तो m निकालना है, क्योंकि आवर्धनता में तो डायरेक्ट आपको पता चल ही जाएगा कि आवर्धन पूछा है। पर कंफ्यूजन कहाँ होगा? जब आपसे ये कहा जाए कि प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज निकालो, तब हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार प्रकृति और साइज में कैसे निकालनी, क्या निकालना है, एक्चुअली निकालना क्या है। पर आपको वो निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? आवर्धन यानी m निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे वो देखो। तो हमारे पास दो चीजें सामने आई, एक तो आपको निकालनी है प्रतिबिंब की प्रकृति, और एक आपको निकालना है प्रतिबिंब का साइज। प्रतिबिंब का साइज, ये दो चीजें निकालनी है। यानी सपोज करें आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है और आपसे ये पूछा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज निकालो, तो प्रकृति के लिए तो हमें क्या करना है, याद रखना, प्रकृति के लिए तो आपको देखना है m का साइन यानी चिन्ह, m का चिन्ह प्लस में आ रहा है या माइनस में, यानी जब आप सवाल करेंगे तो m का चिन्ह किस में आ रहा है। और साइज के लिए देखेंगे आप m की वैल्यू यानी m का मान, जब आप सवाल करेंगे तो m का कुछ ना कुछ मान आएगा, तो वो देखेंगे आप साइज के लिए। देखो अब कैसे देखेंगे, देखो कंडीशन दो हो सकती है। मान लो आपने सवाल किया, एक तो कंडीशन m का मान माइनस में यानी नेगेटिव आ सकता है, ठीक है, इसका मतलब है ऋणात्मक आ सकता है। एक कंडीशन तो हो सकती है ये, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, m का मान पॉजिटिव यानी धनात्मक आ सकता है। भाई दोनों में से एक तो आएगा ही सही, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब आप सवाल करेंगे और m का चिन्ह माइनस में आता है, तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक उल्टा। ये याद रखना पड़ेगा आपको, वास्तविक उल्टा, यानी अगर m का जो वैल्यू आएगी उसके आगे माइनस का चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, वास्तविक उल्टी बनेगी। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो बनेगा आभासी सीधा, आभासी सीधा।
प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यानी ये प्रतिबिंब के बारे में पूछा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो जैसे प्रकृति निकालनी हो, पहले क्वेश्चन करके एम निकाल लो। फॉर्मूला भी अपन ने पढ़ा, एक तो वी माइनस वी अपॉन यू और एक एच डेस अपॉन एच। दोनों में से जो भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा हो मैं क्वेश्चन कराऊंगी आपको, तो वैसे पता लगा ले कि एम निकाल लिया बस। अब एम निकालने के बाद एक तो एम की चिन्ह आएगा, एम की जो भी वैल्यू आएगी, तो वैल्यू के अकॉर्डिंग तो आपको पता लगाना है साइज का, और साइन से पता लगाना है आपको उसकी प्रकृति का। तो अगर साइन माइनस का आ रहा हो तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनेगा, ये आपको याद रखना है। और अगर एम का मान पॉजिटिव आ रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी सीधा। अब बात करें वैल्यू की। देखो जब आप सवाल करेंगे तो एम की वैल्यू मिलेगी आपको तीन तरह से। या तो एम की वैल्यू मिलेगी आपको 1, जरूरी नहीं है लेकिन हो भी सकता है। तो एम की वैल्यू मिलेगी 1, या एम की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1 से ज्यादा, या एम की वैल्यू मिलेगी 1 से कम। भाई दुनिया में डिजिट यही तो है, या तो 1 है या फिर 1 से कम है या 1 से ज्यादा है, हर चीज के लिए अप्लाई होता है। तो अगर आपको एम की वैल्यू 1 मिले, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर। देखो यहाँ इक्वल का चिन्ह है, इसीलिए प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा, इक्वल टू बराबर बनेगा। इसको यहाँ लिख देते। यानी अगर जब आपने क्वेश्चन किया और m की वैल्यू 1 आई, इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, वस्तु के बराबर बनेगी। दूसरा, m का मान 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा। आप तो ये ध्यान रख लो कि वैल्यू बड़ी है छोटी है बराबर है, जैसी वैल्यू वैसा ही साइज। और ये m से छोटा है, 1 से छोटा है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा। यानी जब आप क्वेश्चन करें और m की कुछ भी वैल्यू मिली आपको, तो उस m की वैल्यू में आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो वैल्यू है वो 1 है, 1 से छोटी है या 1 से बड़ी है। और जो आगे चिन्ह लग रहा होगा उसको अलग से देखेंगे, क्योंकि अगर आप चिन्ह भी साथ में देखेंगे तो आपको तो पता ही है कि माइनस वाली वैल्यू नॉर्मली 0 से भी छोटी होती है, पर यहाँ पर आपको चिन्ह अलग देखना है प्लस माइनस के हिसाब से, और जो वैल्यू आ रही होगी उसको अलग देखना है। वो तो फिर सारे कंसेप्ट अपन जब सवाल करेंगे क्लियर हो जाएंगे, आप इसको पहले नोट कर लें। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो वैसे तो अपने न्यूमेरिकल इस लेसन में जो मिरर वाला टॉपिक है उसमें से दो ही आएंगे, एक तो मिरर फॉर्मूले वाले में से आएगा क्वेश्चन, और दूसरा आएगा आपके जो भी अपन ने आवर्धनता यानी मैग्निफिकेशन पढ़ा है वो। यानी जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये केवल इन्हीं दो फॉर्मूलों में से आएंगे। लेकिन अब देखो यहाँ पर अपन को ये ध्यान रखना है साथ में कि क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें आपको चिन्ह भी यूज करने पड़ेंगे, यानी जो भी वैल्यू आपको दे रखी होगी उसकी रूल के अकॉर्डिंग आगे प्लस माइनस के साइन लगते हैं। तो यानी आपको साइन कन्वेंशन याद होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी दूरी को प्लस में लिया जाएगा, कब लिया जाएगा, कौन से मिरर के लिए लिया जाएगा और कौन से के लिए क्या लिया जाएगा। तो अपन इसको समझ लेते हैं एक बार। पहले टॉपिक डालते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी यानी देखो जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यूज आपको दे रखी होंगी उनमें आपको साइन कन्वेंशन लगाना पड़ेगा। जैसे यू दे रखा है, वी दे रखा है, एच दे रखा है, एच दे रखा है, तो उनमें अकॉर्डिंग टू रूल जहाँ प्लस जहाँ माइनस लगना हो वो हमें लगाना है। तो अपन को यहाँ पर ये समझना है कि कब प्लस लगेगा और कब माइनस लगेगा। तो देखो आपको पता है, जैसे मान लो ये कोई मिरर है, ये हो गया हमारा टॉपिक। अब जैसे मान लें ये कोई मिरर है, अभी हम ये बात नहीं करेंगे कि अवतल है उत्तल है कोई सा भी है, अभी फिलहाल केवल आप इतना समझे कि ये कोई सा भी मिरर है। तो अगर ये मिरर है तो अपन को पता ही है कि मिरर के इधर वाली डिस्टेंस को हम बोलते हैं लेफ्ट साइड। ये तो क्या होती है, लेफ्ट, ये इधर होता है राइट, और ये मेन एक्सिस है। इधर जो चीज आएगी वो होती है मेन एक्सिस के ऊपर, और इधर जो आएंगी वो होगी मेन एक्सिस के नीचे।
तो ये तो केवल डायरेक्शन है, ये लेफ्ट यानी होता है बायां, बायां, और राइट का मतलब होता है दायां। यानी देखिए ये कोई सा भी एक मिरर है, इसके इधर वाली डिस्टेंस को हम लेफ्ट बोलते हैं, उधर वाली को राइट बोलते हैं, और मेन ये तो मिरर के हिसाब से लेफ्ट राइट, और मेन एक्सिस के हिसाब से ये ऊपर है और ये नीचे। तो आपको बस 4 चीजें याद रखनी है, तो रूल बता देती हूँ मैं आपको। 4 बातें याद रखनी है। एक तो दर्पण से, दर्पण के बाईं ओर वाली दूरियां जो इधर बाईं तरफ है वो हमेशा आएंगी ऋणात्मक। बाईं ओर वाली दूरियां ऋणात्मक यानी नेगेटिव होती है। यानी जो भी चीज लेफ्ट साइड पर आएगी उसके आगे आप किसका चिन्ह लगाओगे? हमेशा माइनस का चिन्ह लगाओगे। उसके बाद हम बात करें सेकंड, तो इसका जस्ट अपोजिट, यानी इधर लेफ्ट वाली तो हमेशा माइनस में आएगी, ठीक है। अब राइट की बात करें तो राइट वाली चीजें हमेशा किस में आएगी? प्लस में। यानी जो भी चीजें राइट साइड पर होती है, जैसे कि मान लो उत्तल की बात करें तो उत्तल का फोकस उधर की तरफ ही होता है, तो ऐसे जो भी डिस्टेंस आएगी राइट साइड पर उसके आगे हमेशा किसका चिन्ह लगाना है आपको? प्लस का। तो सेकंड नियम हो जाएगा दर्पण के दाईं ओर यानी लेफ्ट साइड दाईं ओर वाली दूरियां धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है। यानी जो भी डिस्टेंस, जो भी चीजें उधर आएंगी वो किस में आएंगी? हमेशा प्लस में आएंगी। उसके बाद बात करें थर्ड, देखो ये तो चीजें चली इधर और इधर यानी लेफ्ट राइट के हिसाब से। अब बात करें मुख्य अक्ष के ऊपर, देखो मुख्य अक्ष के ऊपर वाली दूरियां धनात्मक होती है, धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है। तो ये ऊपर वाली है तो ये किस में आएगी? प्लस में, और ये जो नीचे आएगा जो भी वो किस में आएगा? माइनस में। तो एक इसका जस्ट अपोजिट लिख लेंगे। मुख्य अक्ष के नीचे वाली दूरियां ऋणात्मक यानी नेगेटिव होती है। ठीक है, यानी देखो अगर इसको अपन ध्यान से देखें, इसमें आपको 2 चीजें तो दिख रही है मिरर के हिसाब से लेफ्ट राइट, और 2 चीजें दिख रही है मेन एक्सिस के ऊपर और नीचे के हिसाब से। यानी जब भी आप चिन्ह परिपाटी यूज करेंगे, अभी मैं सवाल कराऊंगी आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल हमने जो पढ़ा है अपन को वो याद रखना है कि जो मिरर है उसके लेफ्ट साइड पे जो भी आएगा वो हमेशा माइनस में आएगा, और राइट साइड पे जो भी आएगा वो हमेशा प्लस में आएगा। इसी तरह से मेन एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के जो भी ऊपर आएंगी वो सब चीजें प्लस में आएंगी, और जो नीचे आएंगी वो माइनस में आएगी। अब आपको एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखना है। नोट ये है, एक मिनट, नोट याद रखना है आपको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोट। नोट नंबर 1, H व H डैश का जो चिन्ह देखेंगे वो आप देखेंगे मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर या नीचे वाले नियम से, नीचे, ठीक है। यानी जब आपको H और H डैश दे रखा है क्वेश्चन में, अब उसके लिए साइन लगाना है, तो उसमें बस ये देखो कि वस्तु ऊपर है कि नीचे, प्रतिबिंब ऊपर बन रहा है कि नीचे बन रहा है। उसी के हिसाब से अगर ऊपर होगा तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे और नीचे होगा तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ऐसे ही
इसके अलावा जो भी बचा, इसके अलावा जो भी क्या बचा, जैसे देखो यू बच गया, वी बच गया, एफ बच गया, आर बच गया, ये सब किसके साथ देखोगे, दर्पण से लेफ्ट व राइट के अनुसार। यानी अगर आपको यू का, वी का, एफ का, आर का साइन पता लगाना है तो आप ये देख लो कि ये जो चीजें हैं वो जो भी वस्तु सॉरी मिरर दे रखा है उसमें मुख्य अक्ष के नहीं, मिरर के लेफ्ट है या राइट है, आप इसे नोट करें। देखो अभी मैं आपको एक सवाल कराऊंगी, उसमें सारे कंसेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ चीजें कंडीशन के हिसाब से समझ में आती है। ये सिर्फ नियम है जो आपको नॉर्मली याद रखने हैं कि दर्पण के बाएं ओर वाली लेफ्ट साइड पर जितनी भी दूरी आएंगी वो हमेशा माइनस में रहेंगी, और राइट साइड पर आएंगी वो हमेशा प्लस में रहेंगी। यानी ये मिरर है। अभी देखो अपन ने भले ही अवतल बना रखा है कौन के हो, बट अवतल हो कि उत्तल हो, पर ये रूल बराबर ही रहेगा। मिरर यहाँ पर है, उसका मुंह उधर हो कि उधर, उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके इधर जो चीज आएगी, जैसे कि यू है, वी है, एफ है, आर है, अगर इनमें से कोई भी चीज इधर है तो उसके चिन्ह आगे किसका लगाना पड़ेगा, माइनस का। और इनमें से ये जो चार नाम लिखे, इनमें से कोई भी चीज उधर है मिरर के तो राइट साइड के लिए क्या चिन्ह लगाएंगे, प्लस का। और ऊपर और नीचे का रूल तो केवल एच और एच डैश में ही लगेगा, बाकी में नहीं लगाना। तो बस आप ये देख लो कि एच अगर ऊपर है तो प्लस में आएगा, और एच अगर नीचे है तो माइनस में आएगा। इसी तरह एच डैश अगर ऊपर होगा तो प्लस में आएगा और नीचे होगा तो माइनस में। राइट डाउन करें इसको, उसके बाद इक्वेशन करते हैं। चलिए अब अपन करते हैं इसका क्वेश्चन के साथ ही आपको लगभग सारे जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि देखो आप इन टॉपिक की क्वेश्चन खुद से करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि जितनी सारी चीजें आपने भी डिस्कस करी हैं उनका यूज हमें कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं, हमें क्वेश्चन दे रखा है, यदि कोई वस्तु 60 सेमी वक्रता त्रिज्या के, यानी आपको ये दे रखा है कि कोई वस्तु है जो 60 सेमी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आप इसको लिखते हैं आर से। तो देखो अपन सॉल्यूशन करते हैं। 60 सेमी वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या आर इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, 60 सेमी, 60 सेंटीमीटर आपको वैल्यू दे रखी है, वाले किसी उत्तल दर्पण, दर्पण का नाम आपको दे रखा है उत्तल। तो फटाफट से एक रफ डायग्राम आपकी कॉपी में तुरंत बन जाना चाहिए कि उत्तल दर्पण कौन सा होता है, उत्तल यानी कॉन्वेक्स मिरर। और आपको याद ही होगा कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस पीछे की तरफ ही बनता है और इसका केंद्र भी पीछे होता है, यानी इसकी त्रिज्या भी पीछे होती है और इसका फोकस भी पीछे होता है। ठीक है, तो आपको ये दे रखा है किसी उत्तल दर्पण से 10 सेमी दूर, यानी इस दर्पण से 10 सेमी दूर रखिए कोई वस्तु, यानी 10 सेमी दूर रखिए, और वस्तु की दूरी को आप किससे लिखते हो, यू से, 10 सेमी दूर रखिए। ठीक है, तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, साइज। तो देखो स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति के लिए तो हम क्या निकालते हैं, v, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। और प्रतिबिंब की प्रकृति के लिए, साइज के लिए क्या निकालते हैं हम, m। आपको यानी इस क्वेश्चन में एक तो v निकालना है और m निकालना है, ताकि आप दोनों को निकालने के बाद में ये लिख सकते हो कि वस्तु की इमेज कहाँ बन रही है और कैसी बन रही है। तो सबसे पहले अपन का काम है कि अपन ने जो जो दे रखा वो लिख लिया। आपको एक तो वक्रता त्रिज्या दे रखी 60 सेमी, और एक दर्पण से वस्तु कितनी दूर रखिए, 10 सेमी, तो u बराबर आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये आपने लिख लिया। उसके बाद हम अपन को उत्तल दर्पण दे रखा था, तो मैंने एक रफ डायग्राम बना लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो वैसे बनाना जरूरी नहीं है, अपन इसलिए बना रहे ताकि आपको चिन्ह जो लगाएंगे हम लोग साइन कन्वेंशन, उसमें पता रहे, हेल्प रहे कि कौन सी चीज लेफ्ट है, कौन सी चीज यहाँ पर राइट में आने वाली है। उसके बाद आपसे पूछा क्या कि प्रतिबिंब की स्थिति निकालो, तो स्थिति क्या होती है, v, जैसे वस्तु की स्थिति u, वैसे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, v। उसके बाद प्रकृति और साइज, तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रकृति और साइज के लिए क्या निकालते हैं, m। तो क्वेश्चन तो हमें क्लियर है। अब सबसे पहला काम क्या है, हमें चिन्ह परिपाटी यूज करना है। तो चिन्ह परिपाटी यूज करने के लिए आप देखो इसका r, देखो इसका r पीछे की तरफ है, तो पीछे वाली दूरियां हमेशा प्लस में आती है, तो ये 60 तो किस में आ जाएगा, यहाँ पर प्लस में आ जाएगा।
उसके बाद बात करें यू, तो देखो यू कहाँ होता है, वस्तु कहाँ होती है, आगे। याद रखना वस्तु हमेशा मिरर के आगे ही होती है। जैसे मान लो मुझे अपने आप को मिरर में देखना है, तो मैं मिरर के पीछे जाके खड़ी थोड़ी ना हो सकती हूँ, आगे ही खड़ी होंगी। जैसे मान लो ये मिरर है, इसके सामने, और सामने वाली चीज को क्या बोला जाता है, मिरर के लेफ्ट, और लेफ्ट वाली दूरियां किस में आती है, यू में। तो यू तो हमेशा माइनस में ही आएगा, चाहे अवतल दर्पण के लिए आए या उत्तल दर्पण के लिए आए। लेकिन यू क्योंकि वस्तु होती है, वस्तु की दूरी को हम यू से लिखते हैं, और वस्तु क्योंकि हमेशा मिरर के लेफ्ट में ही होती है। आप मिरर के पीछे खड़े नहीं होते हो देखने के लिए, आगे होते हो, और मिरर की आगे वाली डिस्टेंस क्या होगी, लेफ्ट साइड। इसीलिए यू हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब देखो आपको ये हो गया। अब अपन को निकालना है वी। तो देखो वी के से रिलेटेड आपके पास इस लेसन में दो फॉर्मूले हैं। एक तो m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू था आपके पास, और दूसरा आपके पास था 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अब देखो ये तो आप अभी लगा नहीं सकते, क्योंकि अभी आपने एम भी नहीं निकाला, एम दे ही नहीं रखा। वी आपको निकालना है, यू जरूर दे रखा है लेकिन एम भी नहीं दे रखा। अब इसकी बात करें तो वी तो आपको निकालना है, यू आपको दे रखा है, और एफ आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, आपको याद है आर का आधा होता है फोकस। फोकस दूरी मैंने पहले बताई थी कि आर की आधी होती है एफ। तो आप पहले यहाँ से एफ निकाल लो। तो आप जानते हैं चूंकि एफ इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन टू। आर आपके पास 60 है अपॉन 2, तो एफ कितना आ जाएगा आपके पास, प्लस का 30। नीचे लिख लेते हैं, चलो इधर लिख दो, प्लस का 30 सेंटीमीटर। तो ये अपन के आ गया। तो आप देखो एफ अपन ने निकाल लिया, वी निकालना ही है, और यू दे रखा है, तो हमारा काम हो जाएगा। हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए चिन्ह परिपाटी भी लगा दिया। अब इसका हमारे कोई काम नहीं है, क्योंकि ये केवल चिन्ह परिपाटी लगाने के ही काम आता है, बाकी हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता। चलिए अब लगाएंगे अपन दर्पण सूत्र फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूले से कर रहे हैं, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, देखो 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। यही होता है मिरर फॉर्मूला। अब देखो आपको निकालना क्या है, वी। तो मैं इस u को उधर ले जाऊं प्लस करके, ताकि हम आराम से v को निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ये प्लस का उधर जाएगा तो 1 अपॉन यू, ये हो जाएगा। अब अपन वैल्यू पुट करते हैं, देखो वैल्यू पुट करते हैं 1 अपॉन वी। इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं अपन। एक तो आपको v निकालना है, यहाँ लिख देती हूँ v निकालना है, और एक आपको m निकालना है, यहाँ लिख देते हैं इसको। चलो देखो 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन एफ। एफ की जगह क्या दे रखा है आपको, 30। एफ कितना निकाला आपने, प्लस का 30। फिर बीच में माइनस 1 अपॉन यू, 1 अपॉन यू। यू क्या दे रखा है आपको, माइनस का 10, माइनस का 10। ठीक है, यानी हमने क्या करा, मिरर फॉर्मूला लगाया। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अब क्योंकि हमें वी निकालना था, तो वी वाला आगे रख लिया, बाकी सबको पीछे ले गए। तो ये प्लस का पीछे जाएगा तो काय में जाएगा, माइनस में। तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू। अब एफ और यू की वैल्यू आपको दे रखी है, आपने एफ निकाल ही लिया, यू दे रखा है, और यहाँ पुट कर दिया 1 अपॉन एफ। एफ की जगह 30 लिख दिया यहाँ से, ये रहा, और 1 अपॉन यू, यू की जगह माइनस का 10। अब इसे सोल्व करते हैं अपन। देखो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन 30। देखो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 1 अपॉन 10। अब इन दोनों में आप एलसीएम लो, 30। 10 में और 30 में एलसीएम क्या जाएगा, 30। 30 की टेबल में 30 1 ही टाइम आता है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 प्लस 10 की टेबल में 30 कितनी बार में आता है, 3 बार में। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना जाएगा, 1 अपॉन वी इक्वल टू 3 और 1 हो जाएगा 4 अपॉन 30। लेकिन देखो आपको 1 अपॉन वी नहीं चाहिए, आपको वी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू 30 अपॉन 4। चाहो तो आप डायरेक्ट उल्टा कर दो, वी अपॉन, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो। आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, v इक्वल टू, इसे डिवाइड करके देख लो आप। 30 में 4 से डिवाइड करोगे तो 7 बार में आएगा 28। फिर बचे 2, यहाँ लगाएंगे पॉइंट, और यहाँ जाएगा 5, 7.5 सेंटीमीटर।
तो v इक्वल टू आ गया 7.5 सेंटीमीटर, यानी आपकी v का आंसर तो आ गया। अब आगे चलिए अपन, देखो अपन ने एक आंसर तो निकाल लिया, लेकिन अभी अपन को m भी निकालना है। देखो आपको याद है m का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं चूंकि m इक्वल टू क्या होता है माइनस वी अपॉन यू, एच डैश अपॉन एच भी होता है, लेकिन यहाँ एच और एच डैश तो नहीं दे रखा, तो हम यही लगाएंगे। तो इसलिए m इक्वल टू माइनस वी, देखो v की जगह आया 7.5, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, कैलकुलेशन इजी रहेगी। 30/4, देखो इसी को डिवाइड करने पड़ी, आया तो आप इसको भी लिखो, इसको भी लिखो, किसी को भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसे लिख के भी सोल्व कर सकते हैं। और u आपको दे रखा था माइनस का 10, तो ये नीचे तो अपन इधर लिख देंगे 1/-10। देखो माइनस के 10 से माइनस का 30 कट गया 3 टाइम, तो ये क्या जाएगा m इक्वल टू 3/4। देखो 3 में 4 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 3 में 4 से, तो ये जाएगा नहीं, तो आप यहाँ लगाओगे पॉइंट, यहाँ लगाओगे 0, फिर यहाँ पर आएगा वही 7, तो यहाँ लिखोगे 32, 28 और यहाँ 5, 0.75, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.75। तो ये आपने निकाल लिया m। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया, यानी हमने क्या करा, देखो सबसे पहले आपको ये दे रखा था, तो इससे अपन f निकाल लिया, क्योंकि r का आधा होता है f, तो हमने f निकाल लिया 30 सेंटीमीटर। ये आपने दे ही रखे थे, जैसे आप चिन्ह यूज कर लिए, क्योंकि इसकी जो उत्तल दर्पण होता है इसकी त्रिज्या पीछे की तरफ होती है, इसलिए प्लस में आएगी, और u हमेशा माइनस में ही आता है। आपने f निकाल लिया, मिरर फॉर्मूला लगा कि v निकाल लिया। अब आपको v और m भी निकालना है, तो आपने m निकाल लिया, m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, v की वैल्यू आप चाहो तो 7.5 भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, तो ये हो जाएगी। उसके बाद में फिर हमने क्या करा, u की वैल्यू रख दी माइनस का 10, माइनस से माइनस और 10 की टेबल से 3 टाइम बढ़ गया, तो ऊपर तो बच गया 3 और नीचे बच गया 4, तो 3/4 में डिवाइड किया, तो क्या आ गया आपके पास m इक्वल टू 0.75। लेकिन देखो अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ, आप अभी तो केवल आपने m की वैल्यू निकाली, ये निकाली, पर आपने ये कहाँ बताया कि इमेज कैसी बन रही है, कहाँ बन रही है, यानी ये तीनों चीजें अभी आपको लिखनी है। यानी एक तो आपको लिखनी है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति अभी आपको लिखनी है। उसके अलावा आपको प्रतिबिंब का साइज लिखना है, और एक आपको लिखनी है प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो देखो इसको लिखते हैं अपन, देखो प्रतिबिंब कहाँ बना, v इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, यानी मिरर से 7.5 सेमी दूर। तो आपको केवल v बराबर 7.5 लिख के नहीं छोड़ना, यहां पर लिखना भी है भाई प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण से 7.5 सेमी दूर बनेगा। ठीक है, यानी इसका वस्तु की इमेज कहाँ बनेगी, मिरर से 7.5 सेमी दूर बनेगी, यहाँ लिख देते इससे प्रतिबिंब दर्पण से 7.5 सेमी दूर बनेगा। ठीक है, ये हो गया, बस ये कुछ भी नहीं लिखा, इसको थोड़ा सेंटेंस में लिख दिया, 7.5 सेमी दूर बनेगा, पर दर्पण से, प्रतिबिंब दर्पण से 7.5 सेमी दूर बनेगा। अब बात करें साइज, तो देखो ये जो वैल्यू आई, इस वैल्यू से ही तो पता चलता है आपको कि छोटा बनेगा बड़ा, तो देखो 0.75 ये वैल्यू 1 से कम है, क्योंकि 1 तो तब होता जब 1.75 होता, तो ये 1 से बड़ा होता, तो ये 1 तो है नहीं, 1 से बड़ा भी नहीं है क्योंकि 0 पॉइंट है, तो ये 1 से छोटा है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा, और कितना छोटा बनेगा, 0.75 गुना आवर्धित बनेगा। यानी आपने साइज के लिए क्या देगी, m की वैल्यू,
एम की वैल्यू आई थी 0.75 और 0.75 क्योंकि 1 से छोटा होता है इसीलिए इमेज कैसी बनेगी, वस्तु से छोटी और कितनी छोटी, 0.75 गुना छोटी। उसके बाद थर्ड चीज देखें, आपको प्रकृति निकाले तो प्रकृति के लिए क्या आप देखते हो, क्या देखते हो, साइन चिन्ह। तो m की वैल्यू देखो आप, m इक्वल टू 0.75, यहाँ कुछ भी चिन्ह नहीं लग रहा और कुछ भी नहीं लगता, वहां पे क्या होता है प्लस, यानी m की वैल्यू क्या है यहाँ पर प्लस। और अगर m की वैल्यू प्लस हो तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी सीधा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब आभासी व सीधा बने। एक सेकेंड रुकेंगे। चलिए ओके, कैमरा थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, शायद क्वेश्चन दिख नहीं रहा था तो मैंने कैमरा सेट कर लिया, अब दिख गया होगा। तो देखो प्रतिबिंब की प्रकृति के लिए चिन्ह देगा प्लस का, तो प्लस का आने का मतलब कैसा है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी व सीधा बनेगा। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। अपन को दे रखा था कि कोई वस्तु 60 सेमी वक्रता त्रिज्या के, वक्रता त्रिज्या यानी 8 दे रखा था प्लस के 60 सेमी, सॉरी 60 सेमी, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्लस में आती है, मैंने डायग्राम से बताया, ऐसे ही था आपको, क्योंकि इसका मुंह उधर की तरफ होता है इसीलिए इसका सी और एफ पीछे आता है तो इसका प्लस में आएगा। दर्पण से 10 सेमी दूर रखिए, वस्तु कितनी दूर रखिए, 10 सेमी, तो वस्तु की दूरी क्या होगी, -10, क्योंकि वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड भरी होती है। उसके बाद बात करें तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति मतलब v निकालना है और प्रकृति और साइज का मतलब m निकालना है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले मिरर फॉर्मूला लगाया 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, लेकिन हमारे पास f नहीं दे रखा तो हमने क्या करा, r का आधा f होता है तो f इक्वल टू r/2 लगा के 60/2 यानी 60/2 करके ये हमने निकाल लिया 30 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास f आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने यहाँ पर इस u को इधर ले गए तो 1/f इक्वल टू 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। f की वैल्यू 30, u की वैल्यू -10, ये दोनों यहाँ रख दी, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पर एलसीएम ले लिया तो ये यहाँ पर आ गया 4/30, 1/v। अब आपको 1/v नहीं, आपको v चाहिए तो हमने यार उल्टा कर दिया, इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, ऐसे इसको ऊपर इसको नीचे। चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। देखो कैलकुलेशन सबकी अपनी होती है, अपना अपना तरीका होता है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, गुणा भाग में कोई परेशानी नहीं है। तो ये 330/4 आया सेंटीमीटर में, हमने इसको और डिवाइड करा तो 7.5 मिल गया, यानी v की वैल्यू तो आपको क्या मिल गई 7.5। अब अपन को क्या निकालना था, v के बाद m, तो m इक्वल टू क्या होता है -v/u, तो ये क्या हो जाएगा m इक्वल टू -v की जगह लिख दिया आपने 30/4 और u की जगह लिख दिया आपने -10 दे रखा था, तो माइनस से माइनस कट गया और 30 10 से कितनी बार कट गया 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 3 और नीचे 4, 3/4 भाग दिया तो डिवाइड किया तो क्या आया 0.75। बस आपका ये तो आ गया। फिर आपने 4 चीजें लिख ली। प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण से 7.5 सेमी दूर, 7.5 सेमी दूर बनेगा। साइज, क्योंकि m की वैल्यू 1 से छोटी है तो इमेज वस्तु से छोटी बनेगी और कितनी छोटी बनेगी 0.75 गुना आवर्धित बनेगी। और उसके बाद बात करें प्रकृति की, तो प्रकृति के लिए आपको क्या देखना है, साइन चिन्ह देखना है। यहाँ पर चिन्ह आ ही नहीं रहा मतलब प्लस का आ रहा है, क्योंकि जिसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं होता वहां पर हम क्या मान के चलते हैं प्लस, तो इसका चिन्ह आ जाएगा प्लस का, और प्लस का मतलब क्या होता है, इमेज कैसी बनेगी, आभासी और सीधा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन निकालें आप अपनी बुक में, सिलेबस से, और उसे सॉल्व करें ताकि आपको क्वेश्चन को करने में आसानी रहेगी। और खुद से करके देखिए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लाएं। कोई क्वेश्चन में परेशानी हो तो हमसे पूछें। बाकी मैं बता दूं आपको कि फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन की एक अलग से बड़ी मैराथन क्लास लेकर मैं आपके लिए आऊंगी, उसमें केवल और केवल हम इनके क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक बार लेंस पूरे हो जाए उसके बाद करेंगे। तो उसमें लेंस और मिरर के कॉमन क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको दोनों में कंपैरिजन भी हो जाएगा। इस लेसन के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब क्वेश्चन को लेकर आऊंगी मैं एक मैराथन क्लास में। तब तक आप नॉर्मल क्वेश्चन अपने बेस पर सोल्व करें, और परेशानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए चलती हूँ, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।